नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर लाइफ टाइम। मतलब एक बार ले लिया तो देखने की जरूरत नहीं, जब जब मार्केट गिरे टॉपअप करते रहे, एसआईपी मैक्सिमम अमाउंट का करते रहे, फिर उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ा। एईएम देख लिया, इक्विटी डाइवर्सिफाइड है ये देख लिया, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया, उसके बाद चलते रहे। ऐसा कौन कौन सा बेस्ट हो सकता है? तो पहली बात तो सिर्फ रिटर्न रिटर्न दिया तो बेस्ट हो गया, ऐसा नहीं है। अगर हमने रिस्क कम लेना है और कोई अदर कैटेगरी का फंड सेलेक्ट किए जिसमें रिस्क कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि परसेंटेज भी वहां पे कम होगा। अगर एज ज्यादा है, बैलेंस कैटेगरी का फंड लिया, लार्ज कैप फंड लिया, तो जाहिर सा बात है कि रिस्क कम होगा और रिटर्न भी कम होगा, तो वो भी अपने कैटेगरी में बेस्ट है। और रिस्क जो ज्यादा लेना चाहते हैं, एज कम है और ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएशन ही उनका उद्देश्य है, तो स्मॉल कैप माइक्रो कैप लिए तो वो अपने कैटेगरी में बेस्ट है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में 50 से ज्यादा कैटेगरी है, तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी में अगर देखा जाए कि कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड होगा लाइफ टाइम के लिए, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स और माइक्रो कैप इंडेक्स, ये कुछ कैटेगरी है। इसमें अगर लगा दिया तो चलते रहना है, देना है। ये जो कैटेगरी है, जिसको ज्यादा रिस्क लेने का क्षमता है उसको इसमें जाना है। कम रिस्क लेना है तो बैलेंस कैटेगरी और लार्ज कैप। इसके अलावा अगर कहीं और भी चल रहा है, 5 साल पहले इन्वेस्ट किया था, 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था और वहीं चल रहा है, और आप देख रहे हैं कंपेयर करके कि रिटर्न कम है, तो वहां से धीरे धीरे करके स्विच करके इस कैटेगरी में अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, अगर आपका वेल्थ क्रिएशन का उद्देश्य है, टाइम और भी अभी ज्यादा है 10-15 साल, और दूसरा है कि रिस्क कम लेना है, तो अपने हिसाब से इस कैटेगरी में स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे अगर StarSIP.in में जाएंगे और कैटेगरी देखेंगे तो पागल होना तय है। इतने सारे कैटेगरी हैं, अब किसमें करें किसमें ना करें। तो जो कैटेगरी में बताया हूं वो डाइवर्सिफाइड इक्विटी है। अगर किसी और कैटेगरी में चल रहा है तो धीरे धीरे करके स्विच करके इधर आ जाना है। हाँ, आपका लिक्विड फंड में है, शॉर्ट टर्म डेट फंड में है, कम ड्यूरेशन के लिए, तो वो एक अलग चीज है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन ही उद्देश्य है, तो आपको धीरे धीरे करके चेंज करना चाहिए। एक और क्वेश्चन हमेशा आता है कि HWP किससे करें? जो मिड कैप स्मॉल कैप चल रहा है क्या उसी से करूं? मैं जब HWP करूंगा, हालांकि कुछ दिन पहले मैं HDFC मिड कैप से किया था HWP, तो जो मेरा प्रेजेंट मिड कैप स्मॉल कैप है उसी से अगर 15 साल आपने इन्वेस्ट कर दिए तो HWP इसी फंड से कर सकते हैं। लेकिन अभी नया नया है, 1 साल ही हुआ है, तब आपको बैलेंस कैटेगरी से HWP करना चाहिए। रिस्क कम है और इमीडिएट चाहिए तो बैलेंस कैटेगरी ही HWP करने के लिए अच्छा है। जो लोग भी म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, वो जो जिनके पास अपना अपना कोई भी फंड का नाम है, उसको आपको सिंस इंसेप्शन में जाकर के, चाहे आप SIP कर रहे हैं या वन टाइम कर रहे हैं, आपके फंड का यहाँ पे एनालाइज करना चाहिए कि आपका फंड पीछे ये जब से शुरू हुआ सिंस इंसेप्शन इसने क्या रिटर्न दिया। अगर इसको टच करेंगे तो 3 साल, 4 साल, 5 साल, लगभग 25 साल तक है। लेकिन इससे अधिक भी जानना है तो सिंस इंसेप्शन, जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेके आप देख सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी में अगर देखें तो सिंस इंसेप्शन में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 2007 से शुरू हुआ। अगर 5-5 हजार का SIP किया है तो 10,80,000 जमा हुआ है और 80 लाख रुपया बनाया है। ऐसा आगे भी बनाएगा कोई नहीं जानता है, कोई गारंटी नहीं दे सकता है। अगर पुराने, सबसे पुराने फंड का बात करें मिड कैप कैटेगरी में, तो 1995 से निपॉन ग्रोथ फंड शुरू हुआ, 5-5 हजार रुपए पर मंथ किया, 17,75,000 जमा हुआ है, 11 करोड़ रुपया बना है। कोई बिलीव नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास जो फंड है उसको आपको खुद से एनालाइज करना है। मिड कैप अगर मान लेते हैं आपके पास फ्लेक्सी कैप है, तो सिंस इंसेप्शन सेलेक्ट किया और देखा कि आपके पास जो फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप 95 से चल रहा है, पर आपने शुरू किया होगा 2024 से। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप चल रहा है 94 से, हो सकता है आप 2015 से शुरू कर रहे होंगे। पराग फ्लेक्सी कैप काफी बेहतरीन फंड है, कंटिन्यू करना है। कभी परफॉर्म कम करेगा, या मोतीलाल का कोई फंड लिया या क्वांट का फंड लिया स्मॉल कैप, वो खराब कर रहा है, ऐसे नहीं कि स्विच करके दूसरे में चले जाना है। कभी 1-2 क्वार्टर खराब परफॉर्म करे तो इससे आपको भागना नहीं है, विचलित नहीं होना है, कंटिन्यू करते रहना है। क्योंकि अगर स्विच करेंगे, ये खराब कर रहा है, जिसमें स्विच किए वो भी खराब करे तो, फिर स्विच करेंगे वो भी खराब करे तो ऐसे नहीं करना है, आपको कंटिन्यू करते रहना है। तो ये तो जो डाटा था ये SIP का सिंस इंसेप्शन था। वन टाइम के सिंस इंसेप्शन में सेम वन टाइम में जाना है, ये वन टाइम है, और ये जो ग्राफ है वो SIP का रिकॉर्ड दिखाता है। तो हमने यहाँ StarSIP आइकन को टच किया, वन टाइम में सिंस इंसेप्शन सेलेक्ट किया, 1 लाख रुपए किसी ने इन्वेस्ट किया, तो सबसे पुराना फंड है निपॉन ग्रोथ फंड दिख रहा है आपको यहाँ पे। इसी तरह आपने वन टाइम किसी भी फंड में इन्वेस्ट किया है तो उस फंड को यहाँ पे एनालाइज करेंगे। अभी 1 साल के अंदर माइनस में अगर चल रहा है तो उससे आपको घबराना नहीं है, पीछे देखना है ट्रैक रिकॉर्ड कि फंड क्या किया है। अगर आपके ड्यूरेशन में कम परफॉर्म किया है तो ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे फंड ऐसा है,
पीछे आपको चेक करते रहना है। पीछे चेक करेंगे तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं इसी फंड में कंटिन्यू बने रहना है। अभी मार्केट में कुछ एनएफओ आया है, हालांकि मैं तो कभी भी एनएफओ लेने के लिए मना नहीं करता हूं, लेकिन कोई बोल दे कि नहीं लेना ही है, नया फंड ही लेना है, 10 रुपया वाला ही लेना है, 10 रुपया वाला लेंगे और कोई 1000 रुपया वाला है तो आपको महंगा लगता है। 1000 रुपया में इतना बड़ा लोहे का रॉड आता है और 10 रुपए में इतना छोटा छोटा आता है, तो क्या ये सस्ता हो गया? 1000 रुपया देंगे, यहाँ पे छोटा छोटा टुकड़ा करके इतना बड़ा रोड आएगा, और 1000 रुपया इधर दिया तो एक रोड इतना बड़ा आ गया, तो दोनों तो बराबर ही है ना। तो एनएफओ में नॉर्मली मैं बोलता हूं नहीं लेना है, फिर भी कोई जिद कर ले कि एनएफओ ही लेना है, तो कौन सा एनएफओ मार्केट में अभी है जो ले सकते हैं? पहला है डेट फंड एनएफओ एचडीएफसी का। देखिए मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूं वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से, जिसके पास टाइम 12 साल 15 साल से ऊपर है तो डेट फंड तो छोड़ देंगे। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना है तो मैं 36 नंबर कैटेगरी बताया हूं, शॉर्ट टर्म डेट फंड, वहीं जाना, इसको छोड़ दिया। निफ्टी नेक्स्ट 50 बजाज का, ये एक है जो लिया जा सकता है, इसको भी छोड़ सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि वो सेक्टोरियल फंड हो गया, इसके लिए मैं मना करता हूं। बजाज का फिर से निफ्टी 50 है, दोनों में से कौन अच्छा है? तो वो वाला नेक्स्ट 50 वाला ज्यादा अच्छा है, लार्ज कैप के बाद वाला। सिल्वर ईटीएफ, सिल्वर और सोना अगर लेना हो ना तो फिजिकली लेना है, ये कागज कागज में नहीं खेलना है, इसको भी छोड़ सकते हैं। यूटीआई मल्टी कैप, ये एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी है जो जाना चाहिए, लेकिन एनएफओ फिर से मैं बोलता हूं एईएम कम है, परफॉर्मेंस पता नहीं है, तो जो पहले से मल्टी कैप है जिसके पास एईएम ज्यादा है, ट्रैक रिकॉर्ड ठीक ठाक है, एईएम ज्यादा होगा तो फंड मैनेजर भी अच्छा होगा, वहां जाना चाहिए। ये कुछ एनएफओ था, एक दो अगर जिद्दी पकड़ना है तो उसमें जा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का क्वेश्चन लेते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है कि जब इंडेक्स फंड सेल होता है तो पैसा कौन से अकाउंट में आएगा? डायरेक्ट बैंक में आएगा या ब्रोकर के थ्रू आएगा? देखिए जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो स्ट्रक्चर इस तरह से है, यहाँ पे मार्केट है, सारा का सारा पैसा तो मार्केट में लगना है, बीच में कस्टोडियन है, यहाँ पे इन्वेस्टर है, यहाँ पे एएमसी है। जब भी इन्वेस्टर का पैसा जाता है कस्टोडियन के अकाउंट में जाता है, और वो अकाउंट हर स्कीम का अलग अलग होता है। करंट अकाउंट, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, निपॉन का कोई फंड है, सब स्कीम का अकाउंट अलग अलग होगा। उस स्कीम से पैसा जब भी मार्केट में जाएगा तो मार्केट में गया, जब रिडीम किया तो उसी स्कीम के अकाउंट में आएगा, और वो उसको हैंडल करते हैं कस्टोडियन। ये एएमसी से अलग होता है, फंड मैनेजर इस सबसे अलग होता है। अगर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड चला रहा है तो उसका कस्टोडियन हो सकता है एसबीआई या सिटी बैंक या कोटक बैंक, कोई दूसरा बैंक होगा। जो एएमसी चला रहा है उसी ग्रुप का कस्टोडियन नहीं होगा, तो ये अलग हो गया। और फंड मैनेजर एएमसी यहां बैठा है, ये सिर्फ मार्केट में इंस्ट्रक्शन देंगे, क्या बेचना है, क्या खरीदना है, कितने दिन तक बने रहना है, कुछ हो गया तो कितना सेल करना है, कितना होल्ड करना है, ये सब एएमसी फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे, मार्केट का इंस्ट्रक्शन देंगे सिर्फ। लेकिन पैसा जो जब भी जाएगा कस्टोडियन के अकाउंट से जाएगा, तो जब भी आप रिडीम करेंगे तो इस अकाउंट से आके इसमें जाएगा। ये ब्रोकर का एएमसी का अकाउंट नहीं है, कस्टोडियन का है, जो इन्वेस्टर के सेफ्टी के लिए स्ट्रक्चर बनाया गया है कि ये अगर पंगाबाजी कर ले कि मैं घोटाला करके भागूंगा तो भाग जाओ, पैसा तो तुम्हारे पास है ही नहीं, पैसा किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के पास है, सबको मिले तब जाके घोटाला हो सकता है, इतना पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कोई बैंक है, उसमें 2% पैसा म्यूचुअल फंड का है, वो 2% घोटाला के लिए पूरा बैंक बैठा देगा? ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड में देखा नहीं गया है कि कोई कांड बड़ा हो पाए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौन सा फंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए सिलेक्ट किया जाए? निपॉन स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप। निपॉन में तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट मतलब अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो दोनों को बराबर बराबर करना है, वन टाइम करना चाहते हैं तो बंधन स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप वन टाइम लेते नहीं। एसआईपी के केस में आप दोनों ही फंड बेहतर है, आपको बराबर बराबर करके इन्वेस्ट करना है। अगर अचानक से एसआईपी का पैसा फिनिश हो जाए, एसआईपी नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में, तो जो इन्वेस्टमेंट है उसी को 10 से 15 साल छोड़ दिया जाए, तो क्या ऐसे करके एसआईपी करना चाहिए? यदि आपके पास 10-15 साल टाइम है तो कैसे भी पैसा झोंक करके इन्वेस्ट किया जा सकता है। आपने जो पैसा लगाया वो बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफ से पर इधर उधर से अच्छा ही रिटर्न देंगे। क्यों? क्योंकि बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी, इंश्योरेंस सब लोग मार्केट में ही पैसा लगाते हैं, तो दूसरों की तुलना में लंबे समय में आपको म्यूचुअल फंड अच्छा खासा रिटर्न देंगे, बशर्ते कि आप सही कैटेगरी में इन्वेस्ट किए होंगे। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब फिर से पैसा आ जाएगा फिर से एसआईपी शुरू हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में यही तो खासियत है कि कभी स्टॉप, कभी बंद, कभी कंटिन्यू, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस इसका नहीं है। राजू भाई, एसबीआई स्मॉल कैप का एनएवी ज्यादा है तो आगे भी क्या अच्छा रिटर्न दे सकते हैं? इसके लिए आप एसबीआई स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो में जब जाएंगे ना तो फंड मैनेजर ने ये स्टॉक खरीद के रखा है। अब जरूरी नहीं है कि यही स्टॉक आगे 6 महीना, साल भर, 5 साल बना रहे। फंड मैनेजर इसको चेंज कर सकते हैं, जब चेंज कर देंगे तो नया स्टॉक आ जाएगा। तो ये स्टॉक अच्छा चल गया, जब खूब ज्यादा अच्छा चल गया तो फंड मैनेजर ऑब्वियस सी बात है कि उसको चेंज करेंगे।
तो इस पे निर्भर करता है कि फंड मैनेजर कितना रोटेट कर रहे हैं और कौन सा स्टॉक ला रहे हैं। तो कोई चल गया, इतना ज्यादा बढ़ गया, तो फंड मैनेजर ने निकाल दिया ना सारे स्टॉक को। ऐसा नहीं है कि 12-15 साल से वही एक स्टॉक लेके घूम रहे हैं फंड मैनेजर। स्मॉल कैप का मतलब ये है ना कि ज्यादा बढ़ गया, मिड कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया तो चेंज कर दिया, अच्छा खासा रिटर्न मिल गया तो चेंज कर दिया। अब लार्ज कैप है तो 100 ही फंड है, उस 100 ही फंड में ऊपर नीचे होना है। 100 का 100 फंड ले लिया तो कुछ चेंज भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्मॉल कैप में यही खासियत है कि फंड मैनेजर चेंज कर सकते हैं। तो कोई एनएवी अगर आपको 500 का दिख रहा है, ये 5 साल में 6 साल में 1000 नहीं होगा, ऐसा आप कह नहीं सकते हैं। स्टॉक उसके अंदर क्या क्या है, वो कितना अच्छा परफॉर्म करता है, फंड मैनेजर का सिलेक्शन कैसा है, उस पर निर्भर करता है कि आगे क्या तेजी होगा। कैंडर एवोको स्मॉल कैप फंड कैसा है, बेहतरीन फंड है। एक ही फंड पे आश्रित नहीं होना है, डाइवर्सिफाइड करके 5-6 स्मॉल कैप में जाएंगे तो एक ये भी फंड अच्छा है, इसमें भी कंटिन्यू करना है। क्या म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के लिए डीमेट अकाउंट का होना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कौन सा अकाउंट का होना जरूरी है? कोई भी अकाउंट का होना जरूरी है। आपके पास कोई भी बैंक का अकाउंट नंबर होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, एक फोटो तो होगा ही, केवाईसी में से चिपकेगा, साइन वाइन करेंगे, अगले महीने से ऑटोमेटिक पैसा कटना शुरू हो जाएगा। कहां जाना पड़ेगा? किसी भी बैंक के ब्रांच में, किसी भी म्यूचुअल फंड के ब्रांच में चले जाइए या बैंक के ब्रांच में चले जाइए, 1000 का म्यूचुअल फंड शुरू कर दीजिए। जब एक बार हो गया केवाईसी वाईसी, उसके बाद म्यूचुअल फंड के ऐप से, बहुत तरह का ऐप है, ऐप में जाके आप कोई भी म्यूचुअल फंड शुरू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, सारा कंट्रोल मोबाइल में आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि आपको डीमेट अकाउंट खोलना है म्यूचुअल फंड के लिए। फिजिकल अकाउंट म्यूचुअल फंड का होता है, इसके लिए किसी भी चीज का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपके पास बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। अगर 50,000 का एसडब्ल्यू करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स देना पड़ेगा। देखिए, कोई भी आप पैसा रिडीम करते हैं, 1.25 लाख तक छूट है, उसके ऊपर जो होगा इनकम, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है। अगर आपका कोई भी इनकम नहीं है तो जो भी छूट है 2.5-3 लाख तक, उतना तक अगर गेन है तो छूट है। लेकिन इनकम आपका पेंशन भी आ रहा है, कोई बिजनेस भी चल रहा है, तो फिर म्यूचुअल फंड से 1.25 लाख तक छूट मानिए, बाकी पे 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। क्वांट स्मॉल कैप के बारे में बताएं, ये क्वेश्चन वही लोग पूछते हैं जो पैसा लेके इन्वेस्ट किए हैं इसमें और अभी निगेटिव में है। मैं अपने पोर्टफोलियो को बात करूं, जब मैंने शुरुआत किया था निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में 2010 से, लगभग 1,15,000 जमा था। 3 साल के बाद 90-95 वैल्यू था, 3 साल के बाद माइनस में था। लेकिन आज का अगर बात करें, 8,80,000 इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, 3-3 हजार का एसआईपी, बीच में कभी कभी टॉपअप करते चले गए, 43,32,000 दिख रहा है, 19% का रिटर्न दिख रहा है। तो जो आपने क्वांट स्मॉल कैप लिया है, आपके साथ भी वही दौर चल रहा होगा, 1 साल 2 साल हुआ होगा, 2 साल तो नहीं हुआ, 1 साल हुआ होगा, निगेटिव दे रहा है, आपको इसी में कंटिन्यू करना है। कोई भी छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। आप देखेंगे 1 साल के बाद आप खुश होंगे, आपका पोर्टफोलियो यहीं से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। हाँ, इतना कर सकते हैं कि पैसा है तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टॉपअप करना है। पोर्टफोलियो में जितने भी स्कीम है सब में थोड़ा थोड़ा टॉपअप करना है। फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यू कीजिए। कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसा पूरा का पूरा डूब नहीं जाता सर, लेकिन मिनिमम कितना परसेंट मिल सकता है, इसके लिए आप StarSIP.in में जाइए और अलग अलग आप कितने साल तक इन्वेस्ट रहना चाहते हैं। मान लेते हैं कि 15 साल इन्वेस्ट रहना चाहते हैं और आपके पास मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, तो मिनिमम रिटर्न देखिए कि सबसे कम नीचे वाला 14% का रिटर्न दिया है। क्या आगे भी ऐसा मिल सकता है? कोई नहीं बता सकता है, एक आप अनुभव ही कर सकते हैं। मोटा मोटी ये मान के चलिए, बैंक, पोस्ट ऑफिस, जितना भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, जो रेट दे रहे हैं उससे थोड़ा सा आपको म्यूचुअल फंड में, मार्केट में थोड़ा सा अच्छा खासा एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं तो। बाकी जब तक आप खुद से अध्ययन नहीं करेंगे, वन टाइम SIP, SWP कैलकुलेटर को 1 सप्ताह तक यूज नहीं करेंगे, मैं कितना भी बोल दूंगा आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मुझे ये कॉन्फिडेंस म्यूचुअल फंड के प्रति इसलिए है क्योंकि मैंने 15 साल पहले उतना कैलकुलेशन किया था और अपना पैसा इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, 3-3 हजार का SIP शुरू किया था। तो आप भी थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए इन्वेस्ट करने के पहले। आपको ज्यादा कुछ नहीं समझ में आता है, समझना चाह रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो SIP का मोड बेस्ट है, उसको कंटिन्यू करते रहिए। चाहे आप स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में कर रहे हैं, टाइम आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे टाइम जो है यहाँ पे सारे रिस्क को मिनिमाइज कर देता है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।